हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है डेली करंट अफेयर्स के इस वीडियो सेशन में। दोस्तों, आज है 8 फरवरी का दिन और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज के बारे में। और उन एमसीक्यूज से बनने वाले आपके जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनको भी हम साथ में इस वीडियो में देखते हुए चलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और लेते हैं पहला क्वेश्चन। वीडियो में अगर आपको पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर से कीजिएगा, और आपका अगर कोई सवाल है तो भी आप बिना किसी एजिटेशन के पूछ सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चित ई कैबिनेट को लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? जी हाँ, इस राज्य ने ई कैबिनेट को सबसे पहले लागू किया है। यह है आपका हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन डी आपका सही होगा। ई कैबिनेट का क्या मतलब है समझ लेते हैं। तो कैबिनेट के सारे काम को कागज रहित बनाया जाएगा, यानी कि बिना कागज के किया जाएगा, और ऐसा करने वाला देश का यह पहला राज्य बन गया है। ठीक है ना। ई कैबिनेट हिमाचल प्रदेश। अब बात हो रही हिमाचल प्रदेश की, तो इसके वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर और यहाँ के गवर्नर हैं बंडारू दत्तात्रेय। कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में बांग्लादेश फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो बांग्लादेश फिल्म महोत्सव का आयोजन कोलकाता में किया जाएगा। ऑप्शन ए आपका सही होगा। कहां पर है? तो बांग्लादेश का फिल्म महोत्सव, लेकिन इसका आयोजन किया जा रहा है कोलकाता में, और ये 5 दिन तक चलने वाला आपका फिल्म महोत्सव है। ठीक है, यह इसका तीसरा संस्करण होगा। कौन सा? थर्ड एडिशन होगा। ठीक है, बात हो रही कोलकाता की, यानी कि पश्चिम बंगाल की। तो पश्चिम बंगाल के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी और यहाँ के गवर्नर हैं जगदीप धनखड़। बढ़ते हैं आगे तीसरे क्वेश्चन की तरफ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाल ही में चर्चित रोहिणी आयोग का संबंध किस वर्ग से है? ठीक है, यहाँ पर यानी कि क्वेश्चन को ध्यान से सुनना है, किस चीज के बारे में ये क्वेश्चन बात कर रहा है। तो रोहिणी आयोग का संबंध ओबीसी वर्ग से या फिर अन्य पिछड़ा वर्ग से है। ऑप्शन बी आपका सही होगा। ठीक है, क्या है ये जान लेते हैं। तो दिल्ली उच्च न्यायालय की पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस जी रोहिणी, ठीक है, जी हाँ, इन्हीं के नाम पर यह आयोग बना है, रोहिणी आयोग। जस्टिस जी रोहिणी की अध्यक्षता में ओबीसी के उपवर्गीकरण के लिए, ओबीसी जो आपकी कैटेगरी है उसमें उपवर्गीकरण के लिए इसको बनाया गया है। ठीक है, इसको बनाया गया है। तो अब ये चर्चा में क्यों आ गया? क्योंकि इसका जो गठन है वो 2 अक्टूबर 2017 में किया गया था। तो अब चर्चा में क्यों आ गया? क्योंकि इसका कार्यकाल अभी पूरा होने वाला था, लेकिन उसको बढ़ा दिया गया है। ठीक है ना। या कब तक बढ़ा दिया गया? इस आयोग का कार्यकाल 31 जुलाई तक बढ़ा दिया गया। अच्छा, ये काम क्या करेगा? तो जो मैंने आपको बताया कि ओबीसी के उपवर्गीकरण पर आपका काम कर रहा है, यानी कि ओबीसी में और देखेगा उसके अंदर और भी कुछ डिवाइडेशन होंगे, उनको डिवाइडेशन किया जाएगा, फिर देखा जाएगा किसको आरक्षण मिल रहा है किसको नहीं मिल रहा है, यानी कि सबको एक समान आरक्षण प्रदान करने की इसमें कोशिश की जाएगी। आप सभी लोग जानते हैं कि ओबीसी को कितना आरक्षण मिलता है शैक्षणिक, मतलब नौकरी में हो, सरकारी नौकरी में हो या फिर शिक्षा में हो, तो 27% आपका आरक्षण मिलता है ओबीसी वर्ग को, अन्य पिछड़े वर्ग को। ठीक है, वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। आपका एक लाइक एक शेयर हमें मोटिवेट करता है लगातार आपके लिए बेहतर से बेहतर काम करते रहने के लिए। चौथा क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में आरबीआई ने मौद्रिक नीति बैठक में रेपो रेट को कितने परसेंट बरकरार रखा है? यानी कि इतनी ही आपकी पहले भी थी और अभी द्वितीय बैठक हुई मौद्रिक नीति समिति की, तो इसमें भी आपका उतनी ही रेपो रेट को बरकरार रखा है। तो यह है आपकी 4%। ऑप्शन डी आपका सही होगा। ठीक है, आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास जी ने कहा है कि जीडीपी का जो ग्रोथ रेट है वो 21-22 में कितना रहेगा? 10.5% रहेगा। 21-22 मतलब 2021 और 2022 के लिए कितना रहने वाला है जीडीपी का ग्रोथ रेट? 10.5% रहने वाला है। आरबीआई गवर्नर कौन? अभी बताया मैंने, शक्तिकांत दास हैं। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया कब? 1 जनवरी 1949 को, और स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1935 को। ठीक है, तो ये रेपो रेट क्या होता है इसको समझ लेते हैं। तो रेपो रेट आपका वह दर है जिस पर आरबीआई बैंकों को लोन देता है। एक बार फिर से सुन लीजिए, रेपो रेट क्या है? तो रेपो रेट वह दर है जिस पर आरबीआई बैंकों को लोन देता है। ठीक है, समझ में आ गया। बढ़ते हैं पांचवें क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में सरकार ने बीमा क्षेत्र में एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को 49% से बढ़ाकर कितने परसेंट कर दिया है? तो बीमा क्षेत्र में सरकार ने 49% एफडीआई से बढ़ा करके 74% कर दिया है। ऑप्शन ए आपका सही होगा। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या है? ऐसा क्यों किया गया है? तो विदेशी कंपनियों को निवेश के लिए आकर्षित करना।
ठीक है ना। इसका मुख्य आदेश है यानी कि जो विदेशी इन्वेस्टमेंट है वो ज्यादा से ज्यादा आए, ठीक है ना, जिससे कि हमारा विदेशी मुद्रा भंडार बढ़े और उस विदेशी मुद्रा भंडार का हम अपनी अर्थव्यवस्था को चलाने में प्रयोग कर सके। ठीक है, तो 49% 74%, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर से आपका एग्जाम में बनता है, तो याद रखना है। छठा क्वेश्चन लेते हैं, हाल ही में चर्चित गोवर्धन योजना का संबंध किस मंत्रालय से है? कौन सी योजना है आपकी? गोवर्धन योजना। तो इसका संबंध है जल शक्ति मंत्रालय से। जी हाँ, आपका जल शक्ति मंत्रालय किसी न किसी वजह से हमेशा चर्चा में रहता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट मंत्रालय है। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका सही होगा। तो हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय ने गोवर्धन योजना पर एक एकीकृत पोर्टल भी लॉन्च किया था, एकीकृत पोर्टल को भी शुरू किया था। ठीक है, तो जो आपका गोवर्धन योजना है, इसको स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, याद रखना है, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के दूसरे चरण के तहत प्राथमिक कार्यक्रम के तौर पर इसको अपनाया जा रहा है। ठीक है ना, दूसरा चरण शुरू हो गया है तो उसको प्राथमिकता दी जा रही है और उसको अपनाया जा रहा है। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य मवेशियों व जैव कचरे का प्रबंधन करना और किसानों की आय को बढ़ाना है। ठीक है, उद्देश्य एक बार फिर से सुन लीजिए, मवेशियों यानी कि जानवरों व जैव कचरे का प्रबंधन करना और किसानों की आय को बढ़ाना है। किस योजना का? गोवर्धन योजना का। ठीक है ना। जो जल शक्ति मंत्रालय है उसके वर्तमान मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। ठीक है, आप अगर हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज, इन सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहां से जाइए, आप फॉलो करिए। आपके मन में अगर कोई सवाल है तो वहां पर भी आप उसको पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में चर्चित प्राउड बॉयज समूह को किस देश ने आतंकवादी घोषित किया है? क्या क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में चर्चित प्राउड बॉयज समूह को किस देश ने आतंकवादी घोषित किया? हालांकि मुख्य तौर पर ये प्राउड बॉयज जो समूह है वो यूएसए का है। ठीक है, कहाँ का है? अमेरिका का, लेकिन इसको आतंकवादी घोषित किया है कनाडा ने। कौन से देश ने? कनाडा ने। ऑप्शन डी आपका सही होगा। अच्छा, प्राउड बॉयज जो समूह है आपका, प्राउड बॉयज, ये क्या करता है? ऐसा माना जाता है कि ये यहूदियों, मुस्लिमों और महिलाओं के खिलाफ द्वेष फैलाता है। ठीक है ना। हाँ, तो इस वजह से कुछ अभी जो आपका पिछले महीने देखने को मिला अमेरिका में, है ना, व्हाइट हाउस में काफी ज्यादा दंगा फैल गया, तो ऐसा खबरें आ रही हैं, ऐसी न्यूज है कि इन्हीं प्राउड बॉयज के कुछ सदस्यों ने वहां पर जाकर के उसमें हमला फैलाने में उनकी कोशिश की थी। वहां पर उन वो जो दंगे भड़के उसमें भी इन लोगों का हाथ है। ठीक है ना। तो कनाडा की बात हो रही थी, कनाडा के कैपिटल क्या है? ओटावा कैपिटल है। ठीक है, ओटावा कैपिटल है और यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? जस्टिन ट्रूडो। ठीक है, कौन है? जस्टिन ट्रूडो। बढ़ते हैं 8वें क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य ने पहला मानव दूध बैंक शुरू किया है? जी हाँ, ह्यूमन मिल्क बैंक, मानव दूध बैंक शुरू किया है। ठीक है, जानवर बैंक या फिर पशुओं का बैंक आपने बहुत सुना होगा, लेकिन ये अपनी तरह का पहला मानव दूध बैंक है। इसका शुरुआत की गई है केरल राज्य में। ऑप्शन ए आपका सही होगा। केरल की जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उन्होंने एर्नाकुलम जनरल अस्पताल में राज्य के पहले मानव दूध बैंक का उद्घाटन किया है। कहां पर? एक अस्पताल में राज्य के पहले मानव दूध बैंक का उद्घाटन किया। अच्छा, क्यों किया गया? इसका रीजन भी बहुत सॉलिड है। क्या है? कि अस्पताल में नवजात शिशुओं को स्तन का दूध उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, जो अपनी माताओं के मृत या बीमार होने के कारण स्तनपान नहीं कर पाते हैं, क्योंकि बच्चों के शुरुआती विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए स्तनपान बहुत ही जरूरी है। सभी उसको जो जरूरी न्यूट्रिएंट्स हैं उसके ग्रोथ के लिए उसको उसी माँ के दूध से ही मिलते हैं। ठीक है ना। हाँ, तो अगर मान लीजिए किसी बच्चे की माँ बहुत ज्यादा बीमार है या फिर किसी वजह से उस माँ की मृत्यु हो जाती है, तब उसके लिए बच्चों को माँ का दूध उपलब्ध कराया जा सके, इसलिए ये योजना शुरू की गई केरल सरकार के द्वारा। ठीक है, बात हो रही केरल की, तो केरल के वर्तमान मुख्यमंत्री पिनराई विजयन और यहाँ के गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज के वीडियो में 8 ही क्वेश्चन लेते थे, अब ले लेते हैं कल के क्वेश्चन का जवाब। मैंने आपसे कल पूछा था कि हाल ही में चर्चित युद्ध अभ्यास नामक सैन्य अभ्यास किन देशों के मध्य आयोजित किया जाएगा? तो यह आयोजित किया जाएगा भारत के राजस्थान में और यह आयोजित किया जाता है भारत और अमेरिका के मध्य। ऑप्शन सी आपका सही होगा। इसका नाम ही है युद्ध अभ्यास। ठीक है ना, ये जो सैन्य अभ्यास है इसका नाम ही है युद्ध अभ्यास। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है नाम देख करके। अब लेते हैं आज का प्रश्न, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। हाल ही में स्विच दिल्ली अभियान किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश द्वारा शुरू किया गया है? इनमें से 4 ऑप्शन आपके पास हैं, जो भी आपको ऑप्शन करेक्ट लगता है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा हमें जरूर से बताएं। आपके मन में कोई सवाल है, कोई सजेशन है,
ठीक है, कोई डाउट है तो वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। और एक चीज और कहना चाहूंगा, यहाँ पर मैं जनवरी मंथ के वन लाइनर करंट अफेयर, ठीक है ना, जनवरी मंथ के करंट अफेयर्स का वीडियो आ चुका है जो कि वन लाइनर है पूरी तरह से। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो उसको भी जाकर के देख लिया। अभी यहीं वीडियो के लास्ट में भी वो एक यहीं पर आपको लिंक मिल जाएगा उसका, यहीं पर वो वीडियो आपको दिख जाएगा, तो उस पर क्लिक करके आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।